लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, मतलब हमेशा ज़रूरत से थोड़ा कम ही बोलो। यहाँ ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी का मतलब ज़रूरत से अधूरी बात बोलनी नहीं है। तो इस बात का पूरा मतलब समझ लेते हैं। कहानी शुरू होती है कोरियोलिनस से, जो कि एक महान योद्धा था एंशिएंट रोम में। उसका असली नाम नियस मार्सियस था। उसने 5th सेंचुरी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी और जीती थी, और रोम को भी कई बार उसने बहुत बड़े नुकसानों से भी बचाया था। उसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी लड़ाई के मैदानों में ही गुजारी थी, तो इसलिए लोग उसे निजी तौर पर तो बहुत कम ही जानते थे, पर लोगों में उसकी रिस्पेक्ट बहुत थी और वो उनके लिए एक रोल मॉडल, एक लेजेंडरी फिगर था। 454 में उसने डिसाइड किया कि वो अब लड़ाई का मैदान छोड़कर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेगा, और वो काउंसिल की पोजीशन, जो कि एक उस टाइम बहुत बड़ी और पावरफुल पोजीशन होती थी, उसके लिए इलेक्शंस में खड़ा हुआ। अब एंशिएंट रोम में ये पोजीशन उस टाइम चीफ मजिस्ट्रेट की हुआ करती थी एक्चुअली, जो कि पब्लिक हियरिंग किया करते थे। और जब कोरियोलिनस इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ और उसने अपनी पहली स्पीच दी, तो उसने बताया कि कैसे इन 17 सालों में उसने रोम और रोम वासियों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ की और जीता। उनको उसने उन बड़े बड़े घावों के निशानों को भी दिखाया जो कि उसकी बॉडी पर अभी तक थे, और उसने एक बड़ी स्पीच दी अपनी देशभक्ति और रोम के लिए उसके अचीवमेंट्स के बारे में। अब यहाँ लोग उसके घावों को देखकर इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कोरियोलिनस की लंबी स्पीच पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, पर वो उसे इमोशनली अटैच हो गए, उसकी बहादुरी और उसके सादगीपन को देखकर, और उसको बहुत पसंद करने लगे। और अब जब पोलिंग का दिन आया तो कुछ अलग ही हो गया। हुआ ये कि पोलिंग के दिन कोरियोलिनस बहुत ही शानो शौकत के साथ रोम के अमीर घरानों के साथ आया। अब आम लोग तो उसका ये रूप देखकर हैरान रह गए। उनको कोरियोलिनस की ये पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके मन में उसकी छवि एक बहादुर सोल्जर की थी, जो कि रोम की मिट्टी से और उसके लोगों से जुड़ा हुआ था। और जब कोरियोलिनस ने जनरल पब्लिक के सामने बोलना स्टार्ट किया, तो ज़्यादातर टाइम उसने उन अमीर घराने के लोगों को ही एड्रेस किया, जनरल पब्लिक की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, जो कि उसको पसंद करते थे, उसके चाहने वाले थे, और वही लोग उसके रियल वोटर्स भी थे। अब इस बार बात करते हुए इसकी आवाज़ में थोड़ा बदलाव भी था। उसमें बहुत एरोगेंसी झलक रही थी, और इलेक्शंस में अपनी जीत पर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट भी था, जिसको कि वो काफ़ी हद तक शो ऑफ भी कर रहा था। उसने अपनी बहादुरी के किस्से फिर से सुनाए और कुछ ऐसी मजाकिया बातें भी की जो कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही मज़ेदार थी। जनरल और गरीब लोगों के लिए कुछ भद्दी थी। इस बार लोगों ने उसकी सारी बातें सुनी। वो भूल गए कि रोम का ये वीर योद्धा कोरियोलिनस भी एक आम आदमी है, और उन्हीं की तरह थोड़ा बोलने वाला भी है। अब कोरियोलिनस की सेकंड स्पीच आग की तरह लोगों के बीच में फैल गई, जिसका नतीजा ये निकला कि वो इलेक्शंस हार गया। अब यहाँ कोरियोलिनस को फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटना पड़ा, और इस टाइम उसके दिल में बहुत ही कड़वाहट और बदले की भावना थी रोम की जनरल पब्लिक के लिए, जिनकी वजह से वो इलेक्शंस हार गया था। अब इधर कुछ हफ्तों के बाद क्या हुआ कि रोम में अनाज का एक बहुत बड़ा शिपमेंट आया था। पार्लियामेंट के मेंबर्स अनाज को पब्लिक में फ्री बांटने के फेवर में थे,
पर कोरियोलिनस इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया और ये एडवोकेसी करने लगा कि फ्री में लोगों को अनाज देने से रोम को नुकसान होगा। अब उसकी ये बात सुनकर कुछ दूसरे पार्लियामेंट मेंबर्स भी उसको ही सही ठहराने लगे और अब ये जनरल पब्लिक को फ्री में अनाज डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात खटाई में पड़ने गई। और अब कोरियोलिनस यहीं पर नहीं रुका, उसने अब डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी को कंडेम किया और ये भी कहा कि पब्लिक और रोम का कंट्रोल अमीर घरानों के हाथों में दे देना चाहिए। और उसकी ये बात जब पार्लियामेंट से बाहर निकलकर लोगों के कानों में पड़ी तो लोगों का गुस्सा उसके लिए बेहताशा बढ़ गया। पब्लिक ने गवर्नमेंट से कहा कि कोरियोलिनस उनके सामने आए और अपनी बातों के लिए उनसे माफी मांगे, पर उसने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। और अब जब लोगों को ये पता चला कि कोरियोलिनस ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है तो वहां दंगे भड़क गए। पार्लियामेंट डर गई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्री में अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तो खुश हो गए, पर लोगों का गुस्सा थोड़ा भी कम नहीं हुआ और वो अपनी डिमांड पर अड़ गए कि भाई कोरियोलिनस को तो सामने आकर माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। अगर वो ऐसा करता है तो वो ये समझ लेंगे कि जो भी कुछ उसने कहा था वो उसका पर्सनल ओपिनियन था और वो अपने काम पर वापस भी लौट सकता है। और फिर कोरियोलिनस पब्लिक के सामने गया। वहां बहुत सारी भीड़ थी उसको सुनने के लिए, फुल साइलेंस के साथ। अब कोरियोलिनस ने अपनी बात बड़ी ही सॉफ्टली तरीके से स्टार्ट की और जैसे जैसे वो बोलता गया उसकी आवाज़ में एरोगेंसी आती गई और वो बहुत ही ब्लंट होता चला गया, यहां तक कि वो लोगों की इंसल्ट पर भी उतर आया। अब हर सेंटेंस के साथ जो भी कुछ कोरियोलिनस ने कहा, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोगों ने शोर मचाकर उसको शांत करा दिया। अब यहां लोगों के प्रेशर की वजह से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने कोरियोलिनस को डेथ सेंटेंस देने की अपील की चीफ मजिस्ट्रेट से, जिसका समर्थन रोम की जनता ने भारी तरीके से किया और उसको ये मौत की सज़ा लगभग तय ही हो गई थी। पर ऐन वक्त पर अमीर घराने वालों ने किसी तरीके से इस डिसीजन में इंटरफियर करने में सफल हो गए और मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलवा दिया। अब इधर जब लोगों को पता चला कि कोरियोलिनस, अब याद रखें साहब कि वो एक महान योद्धा, एक ग्रेट मिलिट्री हीरो था, कि अब वो वापस शहर में नहीं आएगा, लोगों ने बहुत भारी जश्न मनाया। ऐसा जश्न जैसा कि कभी किसी दुश्मन देश की सेना को भी हराने पर भी रोम में कभी नहीं मनाया गया था। खैर साहब, अब देखते हैं कि आखिर कोरियोलिनस से गड़बड़ी कहाँ हुई। वह ये कि पॉलिटिक्स में आने से पहले कोरियोलिनस एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नेम था। उसकी बैटलफील्ड में अचीवमेंट्स ने उसे एक ब्रेव वॉरियर का टैग दे दिया था और बहुत ही कम लोग उसकी पर्सनल बातों, उसकी कमियों और उसकी बाकी अच्छाइयों को जानते थे। पर जैसे ही उसने अपना दिल दिमाग खोलकर पब्लिक से बातें की, लोगों के दिलों से उसकी ग्रेट पर्सनैलिटी ख़त्म हो गई। वो एक कॉमन सोल्जर की तरह अपनी बड़ाई करता हुआ अपने ही मुंह से लोगों को दिखाई दिया। उसने लोगों की इंसल्ट भी की, जिससे कि लोगों को ये महसूस हुआ कि ये आदमी तो एक बहुत ही इनसिक्योर्ड और डरा हुआ आदमी है। अब अचानक से लोगों के लिए कोरियोलिनस वो नहीं रह गया था
जो कि लोगों ने उसके बारे में सोच रखा था। और जितना ज़्यादा वो बोलता गया उतनी कम उसकी रिस्पेक्ट और पावर होती गई। कहते हैं साहब कि अ पर्सन हु कैनॉट कंट्रोल हिज वर्ड्स शोज दैट ही कैनॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड इज अनवर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब जो आदमी अपने शब्दों पर, या यूँ कहें कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रख सकता, बताता है कि वो अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं रख सकता है। और ऐसा आदमी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं होता। अब देखिए साहब कि अगर कोरियोलिनस ने नाप तोल के ज़रा कम बातें की होती तो लोगों की फीलिंग को हर्ट होने का मौका ही नहीं मिलता। कोई भी कभी भी उसकी असली फीलिंग्स, उसकी असली प्लान्स को नहीं जान पाता, और वो अपना पावरफुल ऑरा, मतलब जो ग्रेट वॉरियर की छवि जो लोगों के मन में उसके लिए थी, उसे मेंटेन कर पाता। अब सर्टेनली वो इलेक्शंस में भी जीत जाता और अपने एंटी डेमोक्रेटिक गोल्स को भी पूरा कर पाता। पर अंग्रेज़ी में एक और कहावत है, कहते हैं कि साहब ह्यूमन टंग इज़ अ बीस्ट दैट फ्यू कैन मास्टर। मतलब इंसान की ज़ुबान एक जंगली जानवर की तरह है जिसे कुछ लोग ही काबू में कर पाते हैं। तो साहब इसके साथ ही पहला किस्सा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।